नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ आइए शुरू करते हैं वीएनएम का बुलेटिन। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आखिरी दिन, अहमदाबाद को 1300 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। भावनगर में करोड़ों के नकली नोट के रैकेट का पर्दाफाश, 1.39 करोड़ के नकली नोट जब्त। वडोदरा के सोनिया नगर निवासियों को 35 साल से नहीं मिला प्रॉपर्टी कार्ड, निवासियों का धरना प्रदर्शन। गुजरात में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित है और ऐसे में राज्य सरकार ने योजनाओं और विकास कार्यों का पिटारा जनता के लिए खोल दिया है। अहमदाबाद में भी आज प्रधानमंत्री मोदी के हाथों 1300 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहे। गुजरात दौरे का प्रधानमंत्री का आज आखिरी दिन रहा। दौरे के आखिरी दिन वो अहमदाबाद में करीब 1300 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी सुविधाओं का लोकार्पण करने पहुंचे और साथ ही कई विकास कार्यों की आधारशिला भी रखी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात दौरे के आखिरी दिन सिविल अस्पताल असरवा अहमदाबाद में करीबन 1300 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं का लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं में निर्माण और यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में हृदय देखभाल के लिए नई और बेहतर सुविधाओं और साथ ही हॉस्टल भवन का लोकार्पण, गुर्दा रोग और अनुसंधान केंद्र संस्थान के नए अस्पताल भवन, गुजरात कैंसर और अनुसंधान संस्थान के नए भवन का लोकार्पण शामिल रहा। साथ ही इस मौके पर प्रधानमंत्री गरीब मरीजों के परिवारों को आवास सुविधा प्रदान करने वाले आश्रय गृह की आधारशिला भी रखी। मैं आप सभी को और सभी गुजरात वासियों को इन उपलब्धियों के लिए बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और उनकी सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, जिन्होंने इतनी मेहनत से इन योजनाओं को सफल बनाया। आज स्वास्थ्य से जुड़े इस कार्यक्रम में मैं गुजरात की एक बड़ी यात्रा के बारे में बात करना चाहता हूं। ये यात्रा है तरह तरह की बीमारियों से स्वस्थ होने की। अब आप सोचेंगे अस्पताल में कार्यक्रम है, मोदी तरह तरह की बीमारियां क्या कह रहा है। मैं बताता हूं मैं कौन कौन सी तरह तरह की बीमारियां, मैं डॉक्टर नहीं हूं लेकिन मुझे ठीक करनी पड़ती थी। 20-25 साल पहले गुजरात की व्यवस्थाओं को बहुत सारी बीमारियों ने जकड़ा हुआ था। एक बीमारी थी स्वास्थ्य क्षेत्र में पिछड़ापन, दूसरी बीमारी थी शिक्षा में कुव्यवस्था, तीसरी बीमारी थी बिजली का अभाव, चौथी बीमारी थी पानी की किल्लत, पांचवी बीमारी थी हर तरफ फैला हुआ कुशासन, छठी बीमारी थी खराब कानून और व्यवस्था। और इन सारी बीमारियों की जड़ में सबसे बड़ी बीमारी थी वोट बैंक का पॉलिटिक्स, वोट बैंक की राजनीति। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर आम आदमी पार्टी के नेता ईश्वरदान गढ़वी ने निशाना साधते हुए कहा कि इस बार कांग्रेस अपना प्रचार नहीं कर रही है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी खुद कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि वो जान गए हैं कि मुकाबला भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच है। गुजरात में प्रधानमंत्री को ये पता चल गया है कि मुकाबला भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच है। इतना ही नहीं, भाजपा के एक एक नेता को पता है कि आम आदमी पार्टी गांव-गांव तक चली गई है, गांव-गांव तक घुस गई है। लेकिन
हमें ताजुब ये होता है कि अभी प्रधानमंत्री भाजपा का तो प्रचार कर ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रचार करने की भी जैसे जिम्मेदारी प्रधानमंत्री खुद ले रहे हैं। कल उन्होंने एक अपने भाषण में कहा कि देखना कांग्रेस साइलेंटली गांव-गांव तक पहुंच गई है। बेसिकली कांग्रेस है ही नहीं गुजरात में, अभी कांग्रेस कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री कांग्रेस को जिंदा रखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत बने। उसका मतलब साफ है कि 27 साल से भाजपा इसलिए सत्ता पर थी ताकि कांग्रेस की मिलीभगत से कांग्रेस के जितने भी एमएलए थे, जरूरत पड़ी वो खरीद लेते थे, और इसलिए 27 साल से भाजपा गुजरात में सत्ता पर है। गुजरात में विधानसभा के चुनाव कुछ ही महीनों में प्रस्तावित है और इसी बीच भावनगर एसओजी को करोड़ों रुपए की नकली नोट पकड़ने में सफलता मिली है। गुजरात में ड्रग्स और नकली नोट के रैकेट लगातार उजागर हो रहे हैं। गुजरात के भावनगर में एक ऐसा ही बड़ा घोटाला सामने आया है जिसमें स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी पुलिस द्वारा डुप्लीकेट नोटों के बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया गया है। भावनगर के भरतनगर इलाके में जाली नोट प्रिंट किए जाते थे। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने पूर्व सूचना के आधार पर गुप्त रूप से ऑपरेशन को अंजाम देते हुए 1,39,00,000 रुपए की डुप्लीकेट नोट बरामद की है। देश के अर्थतंत्र को बड़ा नुकसान पहुंचाने के इस रैकेट में कुल 5 लोग शामिल थे। फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की है। ये सभी आरोपी भावनगर के ही हैं। नकली नोट के इस काले कारोबार में जांच के दौरान अन्य लोगों के नाम भी सामने आने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस द्वारा नकली नोटों का बड़ा गिरोह को पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। इस गिरोह में 8 लोगों का शामिल होना पुलिस को पता चला, जिसमें से 5 लोगों को पुलिस द्वारा इनके आरोपी की धरपकड़ की गई है और 3 आरोपियों को पुलिस द्वारा पकड़ना बाकी है। पूरा जो ऑपरेशन किया गया उसमें 1 करोड़ और लगभग 40 लाख की फेक करेंसी पुलिस द्वारा कब्जा की गई है। जो आरोपी पकड़े गए उनकी पुलिस द्वारा रिमांड के मांगने के बाद उनकी ज़्यादा पूछपरछ की जाएगी और इस नेटवर्क के जो संबंध कहाँ तक फैले हुए हैं, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से ज़िलों में कौन कौन से गुनहगार इसमें इन्वॉल्व हैं, ये पूरी जो नेटवर्क नो पर्दाफाश पुलिस द्वारा करवाओ से और पुलिस द्वारा इस पूरे प्रकरण के लिए एक एसआईटी की रचना की जाएगी, जिसमें कि सीनियर अधिकारी के मार्गदर्शन में इस केस में कोई भी कड़ी छूटे नहीं और एक फुल प्रूफ केस पुलिस द्वारा तैयार करवाना आवे। तो इस तरह की पुलिस द्वारा तैयारी की गई है और जो आरोपी पकड़े गए हैं उनकी पुलिस द्वारा रिमांड की मांगने के बाद उनमें और भी कई लोगों ने मुद्दामाल छुपाया है और मुद्दामाल मार्केट में भेजा, कहीं उस सब मुद्दों पर पुलिस द्वारा पूछपरछ करवाएगी। सर, पहले ये गिरोह पकड़ा गया था नकली करेंसी के साथ या कुछ? ये गिरोह के अमुक सदस्य 2017 में भावनगर में पकड़े गए थे, जिसमें कि 3 लाख की फेक करेंसी उस समय रिकवर हुई थी और इसमें माननीय कोर्ट ने इनको दोषी भी करार किया गया था और छूटने के बाद इन लोगों ने दोबारा धंधा चालू किया। वडोदरा के सोनिया नगर में रहने वाले कई निवासियों को पिछले कई वक्त से प्रॉपर्टी कार्ड नहीं मिल रहा है, जिस पर स्थानीय निवासियों द्वारा धरना प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया गया। वडोदरा के गोरवा के पंचवटी इलाके में पिछले कई सालों से सोनिया नगर नामक सोसाइटी में कई निवासी निवास करते हैं, लेकिन यहां के लोगों को सरकार द्वारा अब तक प्रॉपर्टी कार्ड नहीं दिया गया है। प्रॉपर्टी कार्ड के पैसे भरे जाने के बावजूद प्रॉपर्टी कार्ड से वंचित स्थानीय निवासियों द्वारा आखिरकार आज मामलतदार कार्यालय में धरना प्रदर्शन करते हुए मामले पर विरोध जताया गया। आम आदमी पार्टी के नेता वीरेंद्र रामी की अगुवाई में निवासियों ने विरोध करते हुए प्रॉपर्टी कार्ड की मांग की। सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार तेरी तानाशाही हाय 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 रे सरकार हाय हाय नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। हमने सरकार के परिपत्र के अनुसार प्रॉपर्टी कार्ड के लिए यहाँ मामलतदार ऑफिस में एक एप्लीकेशन दिया था 14/3/2019 को। आज उसको 3 से 3.5 साल होने आए, लेकिन आज तक सरकार का कोई भी अधिकारी
ना ही हमको योग्य आंसर दे रहा है, ना ही कोई योग्य प्रतिक्रिया दे रहा है। हमको बोला गया थी जो हमारे एरिया में आके उन्होंने जो भी सर्वे किया उनके हिसाब से उन्होंने हमको बोला कि इतनी इतनी रकम आपको भरनी पड़ेगी। उस हिसाब से हम लोग पैसा भरने के लिए भी गए, SBI में जाके जो रकम थी वो भी हमने जमा करवा दी, लेकिन वो रकम जमा करवाने के भी 6 महीने हो गए, लेकिन आज तक हमको कोई भी प्रॉपर्टी कार्ड की उसकी कोई डिटेल्स हमको मिली नहीं है। जब भी हम यहाँ पे सरकारी अधिकारी को रजूआत करने आते हैं, हमारा जो भी है वो प्रॉपर्टी कार्ड के इश्यू के तहत, तो कोई भी सरकारी अधिकारी यहाँ पे मिलता नहीं है। जब भी आते तो बोले कि एयरपोर्ट ऑन स्पेशल ड्यूटी है, तो अधिकारी वहाँ पे है। जब भी आते हैं तब कुछ ना कुछ बोल के हमको यहाँ से विदा कर देते हैं। तो फिर हम ये सब बीजामाड़ी में हम इतना परेशान हो गए कि हमको लास्ट में हमको ये अर्जी देना पड़ा, और अर्जी दे के हमने बोला कि हमारा जो भी प्रॉपर्टी कार्ड है वो 10-15 दिन के अंदर उसका सॉल्यूशन आ जाना चाहिए। बड़ौदा की पंचवटी विस्तार में सोनिया नगर, जो कि वर्षों से वहाँ लोग रह पा रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ थी उनके पास में प्रॉपर्टी कार्ड नहीं थे। उन्होंने 6 महीने से यहाँ पर प्रॉपर्टी कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया, पैसा भी भर दिए। ये लोग बार बार यहाँ आते हैं, उनको कुछ न कुछ तरीके से वापस भेजा जाता है। जब कोई बिल्डर होता है, जब कोई उद्योगपति होता है, उनका काम तुरंत होता है, लेकिन ये आम आदमी है, आम आदमी पार्टी के जो काम है वो नहीं हो पा रहे। ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि इतने मजूरी करके लोग पैसा इकट्ठा करके यहाँ पैसा भरते हैं, लेकिन ये लोग जो है वो कभी इनके सुनती नहीं है। आज वो त्रस्त होके आज उन्होंने यहाँ पर आने का फैसला किया है। जब ये लोग यहाँ पर आते हैं, ना तो मामलतदार रहते हैं और ना ही सर्कल ऑफिसर रहते हैं। जब यहाँ पूछा जाता है कि मामलतदार कहाँ पर है, सर्कल ऑफिसर कहाँ पर है, तो जब आते तब वही बोला जाता है कि प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको एयरपोर्ट भेजा गया है, प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको कोई दूसरी जगह भेजा गया है, यहाँ पर काम नहीं करते। जब बिल्डर का काम होता है तो रात को 7 बजे भी आके करते, लेकिन ये गरीब लोग हैं, उनका काम नहीं हो पाता। इसके लिए आज हम लोग आंदोलन पे उतरे। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર, એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम. गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई. यह है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी. आज ही घर आए और बचत कमाए. जॉय ई बाइक. पिछले कई वक्त से दर भटक रहे वडोदरा के वारसिया के संजय नगर के निवासियों को आखिरकार घर मिलने की उम्मीद जगी है, क्योंकि यहां आवास योजना का शुभारंभ किया गया है. गुजरात की वडोदरा शहर के वारसिया इलाके में संजय नगर में रहने वाले सैकड़ों विस्थापितों की छत कुछ सालों पहले कॉरपोरेशन ने छीन ली थी और तब उन्हें वादा किया गया था कि उन्हें पक्के आवास दिए जाएंगे. सालों बीत जाने के बाद आखिरकार वडोदरा महानगर पालिका द्वारा इस आवास निर्माण योजना को शुरू किया गया है. वडोदरा महानगर पालिका द्वारा वडोदरा के वारसिया इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत संजय नगर आवास का निर्माण शुरू किया गया है. इस मौके पर भगवान सत्यनारायण की कथा के साथ योजना का शुभारंभ किया गया. पब्लिक वर्क्स कमेटी अध्यक्ष श्रीमती राखीबेन शाह, पूर्व मेयर અને પૂર્વ અધ્યક્ષ શ્રી નારાયણ બાબા,
इस मौके पर केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान, वडोदरा महानगरपालिका मेयर केयूर रोकड़िया, सांसद रंजनबेन भट्ट, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, संजय नगर आवास योजना के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शुभल शाह और अन्य नगर सेवकों और भाजपा नेताओं की उपस्थिति रही। आधुनिक माइवान टेक्नोलॉजी द्वारा निर्माण होने जा रहे इस करीब 3000 आवास का निर्माण की आज से शुभ शुरुआत हो गई है। ये आवास अगले 3 साल में देश की जनता को वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा समर्पित होंगे। 3 सालों में हम संपूर्ण करके वीएमसी के द्वारा गरीबों को सुपुर्द कर देंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 8 सालों से एनडीए में जो सरकार चली है, देश सुविदित है कि उन्होंने हमेशा गरीब की चिंता की है और गरीब को पक्का आवास मिले उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रारंभ भी देश में किया है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि आज बड़ौदा के महानगर में 2944 एक साथ इतने सारे आवास वाली गुजरात की प्रथम ऐसी आवास योजना एक साथ यहाँ प्रारंभ किया है, जिसकी करीब 200 करोड़ की लागत से बनेगा और जो एजेंसी इस मकान को बनाने जा रही है उनकी ओर से सेवा करने हेतु करीब 307 और आवास प्रधानमंत्री आवास योजना ये एजेंसी बनाएगी और वो सरकार को सुपुर्द करेगी। वारसिया संजय नगर प्रधानमंत्री आवास योजना छेल्ला 5 વર્ષથી આવાસ યોજના કોર્ટ મેટર ભિક્ષુગૃહની જગ્યાના વિવાદની અંદર અટવાયેલી હતી। કોર્પોરેશન દ્વારા 10 દિવસ પહેલાં તમામ પ્રોસેસ પૂરો કરીને એને રજા ચિઠ્ઠી આપવામાં આવી છે। હવે આવાસ યોજનાના 1841 જેટલા લાભાર્થીઓને આગામી 3 વર્ષની અંદર આ આવાસ યોજનાના મકાનો મળી જશે। પ્રધાનમંત્રીએ જે વિશ્વાસ મૂક્યો છે અને જે આશા અપેક્ષા રાખી છે કે દરેકને પોતાનું ઘર મળે અને દરેક ગરીબ એ સારા પાકા મકાનની અંદર એમને રહેવાનું સ્થળ મળે, આ દિશાની અંદર કોર્પોરેશન કામ કરી રહી છે। માન્ય કેન્દ્રીય મંત્રી દેવુસિંહ ચૌહાણજીના હસ્તે આજે સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા થકી આ મકાનો બાંધવાની ક્રિયાનો શુભારંભ પણ કરવામાં આવ્યો છે અને આ આવાસ યોજનામાં જેટલી તકલીફો લોકોને પડી છે એના કરતાં વધારે સારું મકાન એમને મળશે એવું વડોદરા મહાનગરપાલિકા તરફથી પૂર્ણ પ્રયત્ન અમારા દ્વારા કરવામાં આવશે। 2 साल के कोरोना काल के बाद गुजरात के वडोदरा शहर में वीएनएम टीवी द्वारा फिर एक बार वीएनएम गरबा क्वीन प्रिंस कॉन्टेस्ट 2022 का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें पारंपरिक परिधानों में सज्ज होकर पारंपरिक गरबा शैली का प्रदर्शन गरबा खिलैयाओं द्वारा किया गया। वडोदरा के सबसे पहले न्यूज चैनल वीएनएम टीवी द्वारा अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाने के भागरूप अलग अलग आयोजन हमेशा किए जाते हैं। ऐसा ही एक आयोजन है वीएनएम गरबा क्वीन प्रिंस कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता। इस आयोजन के जरिए वडोदरा शहर के पारंपरिक गरबा को संजोए रखने की खास कोशिश की जाती है। इस वर्ष वडोदरा के ज्योति गार्डन में 22वें वीएनएम गरबा क्वीन प्रिंस कॉन्टेस्ट 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे से लेकर बड़ी उम्र तक के गरबा खिलैयाओं ने अपने स्टाइलिश लुक और गरबा स्टेप्स के साथ हिस्सा लिया। ढम ढम ढोलीड़ा ताल दे जोर लो, घूमी घूमी गरबो सौ ले जोर लोल।
साथिया पुरावो घर ने आंगणे रे लोल असवारी ते मानी माने शोभती रे लोल साथिया पुरावो घर ने आंगणे रे लोल असवारी ते मानी माने शोभती रे लोल जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय भवानी बोलिए ले लो कुमकुम केरा पगले माड़ी गरबे रमवा के मानी घणी खम्मा 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 हे खम्मा 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 वीएनएम टीवी द्वारा आयोजित इस गरबा प्रतियोगिता में वडोदरा के अग्रणी राजनेता भी शामिल हुए और उन सभी ने इस कोशिश की सराहना भी की। 24 साल पहले वीएनएम शुरू हुआ। इसकी जब शुरुआत हुई उस दिन से मैं वीएनएम से जुड़ा हुआ हूँ फ्रॉम डे वन। और 2 साल ये कोरोना के कारण शायद गरबा नहीं हो पाया आपका। 22 साल से आप जो गरबा कर रहे हैं वो भारतीय संस्कृति की पहचान है, वो गुजरात के वडोदरा की पहचान है। मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ कि सबके सब यहाँ जो गरबा में आते हैं गाने वाले, लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, बच्चे हैं, वो सभी ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म में आते हैं, वो सबसे बढ़िया बात है। और वैश्विक गरबा में यहाँ के फोटोग्राफ अगर भेजे जाएंगे तो मैं समझता हूँ यूनेस्को वाले इस गरबा के फ़ोटो को पसंद करेंगे कि ये रियल गरबा है। और गरबा का मतलब जो मुझे समझाया गया था कभी, ग मतलब गाना, र मतलब रमना, बा मतलब वहाँ के इर्द गिर्द घूमना और खेलना, दैट इज़ गरबा। और वो गरबा अब भारत की पहचान विश्व में हो चुकी है। बड़ौदा के गरबा उसमें नामी गरबा होते हैं। धन्यवाद करता हूँ मैं वीएनएम को कि ऐसे गरबा का आयोजन करके रियल गरबा क्या है वो आप पहुँचाते हैं लोगों तक। धन्यवाद। शरद पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर आज गरबा का आयोजन किया है। मैं वीएनएम की पूरी टीम को अभिनंदन देता हूँ। अलग अलग कैटेगरीज के अंदर बच्चों से लेकर बड़ों तक ये गरबा कंपटीशन के माध्यम से गरबा करना, वीएनएम टीवी पिछले 22 सालों से जो ये गरबा कंपटीशन और गरबा कर रही है, उसमें शहर के जो नामांकित गरबा प्लेयर्स या तो अच्छे गरबा प्लेयर जो ट्रेडिशनल लुक में आते हैं और वो भी इस कंपटीशन में भाग लेते हैं। उसके अलावा आम जनता भी इसके साथ जुड़ती है। मैं वीएनएम टीवी को इस बड़े कार्यक्रम और त्यौहार और संस्कृति को जो संरक्षण देता है ऐसे कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई। ये जो गरबा होता है मैं कहूँगा वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट गरबा होता है कि बड़ौदा के जितने भी गरबा ग्राउंड है उसमें से सिलेक्टेड चुने हुए जो बेस्ट ट्रेडिशनल गरबा होता है उसमें से चुनकर उनके बीच में ये कंपटीशन होता है। सो आई कैन से इट्स अ बेस्ट ऑफ द बेस्ट गरबा एंड आई विश इज बेस्ट ऑफ लक टू वीएनएम एंड एंटायर वीएनएम फैमिली, ऑल द बेस्ट। पूरे बड़ौदा शहर में सबसे अच्छा गरबा गाने वाले लड़के, लड़कियां और बच्चों को जिस तरह से वीएनएम सम्मानित करता है, भारतीय जनता पार्टी बड़ौदा महानगर की ओर से वीएनएम की समस्त टीम, नफीस खान है, अजय कपूर है और सभी लोग, वो सभी मैनेजमेंट की टीम को हम आभार व्यक्त करते हैं, उनको अभिनंदन देते हैं। क्योंकि बड़ौदा में कहीं कोई एक जगह पर आपने गरबा नहीं देखा, लेकिन उनके बेस्ट प्लेयर को यहाँ देखने का आपको मौका मिलता है। फिर से एक बार उनको बहुत बहुत अभिनंदन। जब से बड़ौदा शहर के अंदर सोशल मीडिया में टीवी इंट्रोड्यूस हुआ है तो दूसरी चैनलों के नाम भी वीएनएम पड़ गए। इसका यही कारण है कि वीएनएम जब से अस्तित्व में आए, आज से 22 साल पहले, तब से खाली ओनली नॉट समाचार बट साथ में सोशल एक्टिविटी, धार्मिक एक्टिविटी, एजुकेशनल एक्टिविटी, सब एक्टिविटी को मिला के
लोगों को जो दे रहे हैं, इसकी वजह से वीएनएम आज बड़ौदा में 1 नंबर पे टॉप पे है। यहाँ पे देखने की मजा कुछ अलग ही होती है, क्योंकि अलग अलग वेशभूषा में अलग अलग गरबा, उत्तर जोन में हो कि कहाँ पे भी साउथ का गरबा हो, इसी तरह से की वेशभूषा में सभी लोग यहाँ पे गरबा की प्रस्तुति करते हैं। और गाने वाला वृंद भी इतना अच्छा रहता है कि वो अपने में एक अनुभूति करवाता है कि कृष्ण का गरबा हो कि माता जी का गरबा हो, तो उसमें हम लोग एकदम खिल के गरबा का भी अनुभव करते हैं और साथ साथ में खेलने वालों को भी एक उत्साह आ जाता है। और खास करके गरबा वीएनएम की जो टीम है और इस तरह से एक कंपटीशन का आयोजन करते रहते हैं, और ये 22nd आयोजन है, तो उनके मैं बहुत बहुत अभिनंदन देती हूँ। साथ साथ में जितने भी खिलैया हैं जो एकदम पार्टिसिपेंट, इतने मन से उनके एक्सप्रेशंस देखने लायक रहते हैं, उनकी जो गरबा लेने की लय है वो भी देखने लायक रहती है, एक उठने को मन नहीं करता है देखने के बाद। तो यही सब खिलैयाओं को भी मैं खूब खूब अभिनंदन देती हूँ। वीएनएम की गरबा प्रतियोगिता के हर कार्यक्रम में हम पहले से शुरू से साथ में रहे हैं। अगर ये वीएनएम के ये गरबे में नहीं आए तो हम मान लेते हैं कि मैं नवरात्रि में कुछ आनंद नहीं लिया। इसलिए वीएनएम के गरबे में आना ही पड़े। पूरे श्रेष्ठ जो गरबा गायक है, तो खिलंदा है, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मैं कहूँगी अगर वडोदरा में कहीं पे अगर जो सही आयोजन और सही गरबे होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो वीएनएम में होते हैं। और आज भी जिस तरह से बच्चों ने अपने वडोदरा के जो लड़के लड़कियां हैं इतने बढ़िया ड्रेसिंग करके और जो गरबे खेले हैं, सच में ऐसा लगा कि हम 2 साल हमारे कहाँ बीत गए और हमें उनकी कमी तो लग रही थी। 2 साल हमने हमारे जो कोरोना काल में गवाए, तो आज लेकिन बहुत अच्छा लगा कि हमारे वो 2 साल भी आज वसूल हो गए और बहुत अच्छे से आयोजन भी किया है और बहुत अच्छे से बच्चों ने खेला भी है। जब तक गरबा होता है और पूरे बड़ौदा लोग जब गरबा खेलते हैं और उसके बाद में 9 दिन के बाद में अगर कोई बात आती है तो यही सोच में रहता है कि भाई अब वीएनएम का गरबा कब होगा और वीएनएम क्वीन कौन बनेगी। उस देखने के लिए हर बार मैं यहाँ पे होता हूँ और लास्ट में इसके लिए आता हूँ क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। इतने लोग खेलते होते हैं, इतने बढ़िया सबका ड्रेसिंग होता है और उसके बावजूद में किसको पसंद करना, क्योंकि सभी लोग अच्छे खेलते होते हैं। इनाम एक बात अलग है, लेकिन इस कंपटीशन से और वीएनएम क्वीन बनने का सभी पूरे बड़ौदा वासियों को एक अलग तजुर्बा होता है। सबको होता है मैं वीएनएम क्वीन बनूं। तो ये सब नफीस भाई ने 22 साल तक, ये इतना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसको कंटिन्यू रखने का और पूरी स्टाफ की मेहनत होती है। तो जिन लोगों ने पार्टिसिपेट रहते सभी को मैं कांग्रेट्स करता हूँ। और बाद में कि नफीस भाई की जो टीम जो हार्ड वर्क करके सभी गरबाओं में से हर जो अच्छे क्विट होते हैं ड्रेसिंग से उनसे बुला के एक अच्छी कंपटीशन करते हैं। तो मुझे लगता है पूरी वीएनएम टीम को आज के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा एक दोस्त आया है, वो उसका नाम हिरेन मोर है, वो डिफेंस में था और डिफेंस से फिर 15 दिन के लिए आता है और हर बार वीएनएम में गरबा खेलने आता है। अभी बंदा गरबा कंपटीशन में है। डिफेंस में उसको पूरे साल में कभी भी छुट्टी नहीं लेता है, लेकिन आज उसने छुट्टी 15 दिन के लेता है और वीएनएम का गरबा ख़त्म करके मेरे पास भी आता है और वीएनएम के गरबे में भी आता है। आर्मी का है और पूरे कश्मीर के अंदर वो काम कर, लेकिन 15 दिन के लिए गरबा खेलने का है। वो भी आज बहुत खुश था। ये जो परंपरा वीएनएम ने जो मेंटेन की है और मैनेज की है वो, और जो हर गरबा ग्राउंड से बेस्ट ऑफ द बेस्ट को सिलेक्ट करके फिर ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट का जो प्रोग्राम करते हैं, तो अमेजिंग। इसको मैं एक ही शब्द में बोल सकता हूँ कि बहुत अद्भुत और बहुत अमेजिंग है और ये ट्रेडिशन मेंटेन करता रहे वीएनएम। वीएनएम का जो गरबा 22 साल से चल रहा है हमारे शहर में, 22वां साल, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है और इतनी ज़्यादा कैटेगरीज़ हैं बच्चों की और इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और एनकरेजमेंट आप लोग प्रोवाइड करते हैं हमारे शहर के बच्चों को और खिलैया को। आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस एंड आई वांट टू थैंक वीएनएम फॉर अलाउइंग मी टू बी हियर एंड विटनेसिंग सच ब्यूटीफुल डांस, कॉस्ट्यूम्स एंड इतना जोश
बच्चों में। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी एक सेवा आप कर रहे हैं कल्चर की, हमारी कल्चरल सिटी को बनाए रखने के लिए और उसे मोटिवेट करते रहने के लिए। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। वीएनएम गरबा क्वीन प्रिंस 2022 प्रतियोगिता विभिन्न कैटेगरीज में आयोजित की गई। 15 to 25 बॉयज और गर्ल्स कैटेगरी में श्रेष्ठ गरबा खिलैयाओं को इनाम देकर प्रोत्साहित भी किया गया। 15 to 25 years, that is girls category, 15 to 25 years. We will start with consolation prizes, and I would like to invite our judge, Dr. Aishwarya Warrior, to kindly step forward to do the honors. 15 to 25 years girls category, consolation prize. And the prize goes to badge number 486. Badge number 486. Badge number 429. Badge number 429. Badge number 403. Badge number 403. Badge number 444. 444. Congratulations. Badge number 471. Badge number 471. Congratulations. आप सभी ने जीता है हैंडक्राफ्टेड वुडन बॉक्स, सिस्का प्रेस, सारा वाउचर और संकल्प बंदेज की ओर से गिफ्ट वाउचर। Congratulations. 15 to 25 years girls category. Third prize goes to badge number
4-0. Badge number 440. Third prize winner age category 15 to 25 years girls. आपने जीती है ट्रॉफी, सारा वाउचर, संकल्प बंदेज की ओर से वाउचर, दागिना ज्वेलर्स की ओर से ज्वेलरी. Congratulations. Second prize in this category goes to badge number 445. Badge number 445. आपने जीते हैं गिफ्ट्स वर्थ ₹10,000, विनिंग ट्रॉफी, सारा की ओर से वाउचर, साउंड बार, संकल्प बंदेज की ओर से वाउचर, दागिना ज्वेलरी की ओर से इमिटेशन ज्वेलरी. First prize in this category goes to badge number 480. First prize goes to badge number 480. आपने जीते हैं प्राइज वर्थ ₹12,500. स्टेप करते हुए आए, हम देखना चाहेंगे. लवली, कंग्रेचुलेशंस. आपने जीती है ट्रॉफी, नारायण ज्वेलर्स की ओर से वाउचर, कंफर्टर, पानेरी की ओर से गिफ्ट वाउचर, सारा वाउचर, संकल्प बंदेज की ओर से वाउचर, दागिना ज्वेलरी की ओर से, दागिना ज्वेलर्स की ओर से इमिटेशन ज्वेलरी और लाइटिंग डांडिया. कंग्रेचुलेशंस. द कैटेगरी इज 15 to 25 years boys. 15 to 25 years boys category. We will start with consolation prizes. The consolation prize in this category goes to badge number 814. Congratulations. Badge number 871. Badge number 816. Congratulations. आप सभी ने जीता है ब्लूटूथ स्पीकर, सिस्का प्रेस, सारा की ओर से वाउचर और संकल्प बंदेज की ओर से गिफ्ट वाउचर. Congratulations. 15 to 25 boys category. Third prize goes to badge number 853. Badge number 853. Third prize 15 to 25 boys category. युवराज कहार ने जीता है थर्ड प्राइज. आपने जीती है विनिंग ट्रॉफी, कंफर्टर, सारा की ओर से वाउचर, संकल्प बंदेज की ओर से वाउचर. Congratulations. Second prize in this category goes to badge number 850. Second prize. देखिए ये खूबसूरत ग्रेसफुल स्टेप्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं सिर्फ वीएनएम गरबा कंपटीशन में देखने को मिलते हैं. तो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे जो विनर्स हैं, उनकी हौसला अफजाई में कोई कमी ना करे प्लीज. कंग्रेचुलेशंस. आपका नाम? अक्षित घिया. आपने जीता है सेकंड प्राइज. आपने जीती है ट्रॉफी, साउंड बार, सारा की ओर से वाउचर और संकल्प बंदेज की ओर से वाउचर. द फर्स्ट प्राइज इन दिस कैटेगरी goes to badge number 865. आपने जीता है फर्स्ट प्राइज. ही इज सो लॉस्ट. कंग्रेचुलेशंस. वाओ. आपने जीती है विनिंग ट्रॉफी, नारायण ज्वेलर्स की ओर से वाउचर, सारा की ओर से वाउचर, पानेरी गिफ्ट वाउचर, संकल्प बंदेज और लाइटिंग डांडिया. मुझे 15 to 25 की एज कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज मिला है. भी सिखाते हैं. बहुत ही ज़्यादा टफ था. लाइक लिटरली मुझे नहीं समझ में आया कि जजेस ने कैसे डिसाइड किया है. 10 से ज़्यादा साल हो चुके हैं. डेफिनेटली कई बार जीती हूँ. ये सेकंड ट्रॉफी है मेरी एंड उसके बाद कॉन्सोलेशन भी जीती हूँ मैं बहुत सारे.
बहुत ही लाइक अच्छा प्लेटफॉर्म है। जो ट्रेडिशनल प्लेयर्स है उनको परफॉर्म करने के लिए, अपनी टैलेंट्स डिस्प्ले करने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, लाइक द बेस्ट। कितने सालों से आप आ रहे हैं वीएनएम गरबा क्वीन? 7 इयर्स से। 1,80,000 एक बार कंसोलेशन मिला है, फिर फर्स्ट टाइम ट्रॉफी मिला। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ट्रॉफी जीत कर। 15 to 25 बॉयज़ और थर्ड प्राइज। वीएनएम में खेलना कितना अलग होता है बाकी कंपटीशन से? वीएनएम में खेलना इतना अलग होता है कि सब ग्राउंड में इतनी कंपटीशन नहीं होती, पर वीएनएम की कंपटीशन बहुत टफ कंपटीशन होती है। तो वीएनएम में खेलना ने वीएनएम में प्राइज जीतना बहुत बड़ी बात है। और बारिश का बहुत डर था, तो डर लग रहा था? बारिश का बहुत डर था, पर हम ऐसी प्रार्थना भी कर रहे थे कि बारिश रुक जाए, वीएनएम की कंपटीशन हो पाए। और कैसा लगा आज खेलकर? आज खेल के बहुत मज़ा आई, बहुत खुशी हुई। वीएनएम खेलना कितना अलग होता है रोज़ गरबा खेलने से और बाकी कंपटीशन खेलने से? ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होता है, क्योंकि सबसे बेस्ट वडोदरा के सबसे बेस्ट प्लेयर्स आते हैं, कम्पीट करते हैं और एक अलग एंथुजियाज़म देखने को मिलता है। बहुत एकदम स्माइली फेसेस होते हैं और डर भी लगता है जब धीमे धीमे नाम अनाउंस करते हैं तब। कितनी दगदग होती है? बहुत, मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि फर्स्ट प्राइज़ देंगे, क्योंकि मैं सबसे छोटा था मेरी कैटेगरी में और मेरे जितना मुझे कोई नहीं दिखा था। मैंने 4th प्राइज़ एक्सपेक्ट किया था और जब 3rd अनाउंस किया तब मैं होप्स सब चले गए थे, पर फर्स्ट प्राइज़ मिला, सो आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। ऐसा लगा अब तो गया इनाम नहीं मिला है, कैसा लगा? हाँ ऐसा ही लग, क्योंकि पहली बार खेल रहे हो कि इससे पहले खेल चुके हो? खेल चुका हूँ मैं, 3 साल खेला हूँ और ये सेकेंड टाइम मैं जीता हूँ। फर्स्ट टाइम 2018 में जीता था फर्स्ट प्राइज़ 7 to 14 एंड 2019 में नहीं जीता था एंड दिस इज़ द सेकेंड टाइम। इस प्रतियोगिता की अन्य कैटेगरीज के विजेताओं का ऐलान रोजाना आप वीएनएम टीवी पर देख पाएंगे और दिवाली पर इस पूरे कंपटीशन का भी आनंद ले पाएंगे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गुजरात के राजकोट दौरे पर आए आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा। सबका आम आदमी पार्टी के आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता देखकर और जैसे जैसे हर गुजराती के मन में, हर गुजराती परिवार के दिल में अरविंद केजरीवाल जी अपनी जगह बना रहे हैं, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी डर रही है, घबरा रही है, बौखला रही है और हर प्रकार का हथकंडा अपना रही है। आज भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे हमले करा रही है। गणेश पंडाल, भगवान गणेश की आरती करने के लिए जो आम आदमी पार्टी स्थापित करती है, उसे उखाड़कर हमारे लोगों को मार पीट कर उनका सर फोड़ने का काम करती है। जिस बिल्डिंग में आम आदमी पार्टी अपनी मीटिंग करती है या जिस हॉल में अरविंद केजरीवाल जी जनता को संबोधित करते हैं, अगले ही दिन वहां बुलडोजर भेजकर उस हॉल को डिमोलिश कराने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज प्रधानमंत्री जी सौराष्ट्र की धरती पर हैं। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को नजरबंद, नजर कैद कर लिया गया है, हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। हमारे जामनगर नॉर्थ के कैंडिडेट को उनके घर में नजर कैद कर कर हाउस अरेस्ट कर लिया है। हमारे संगठन मंत्री को, हमारे लोकसभा इंचार्ज को, हमारे जिला प्रधान को, हमारे तमाम बड़े पदाधिकारियों को या तो घर में कैद कर लिया है या पुलिस थाने में बुलाकर बिठा रखा है कि जब तक प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम ना खत्म हो जाए आप लोग नजर कैद रहेंगे।
ये सारी चीजें, पुराने वीडियो निकालकर चलाना, कोई 5 साल पुराने वीडियो को आज की वीडियो बनाकर दिखाकर पूरी पॉलिटिक्स को, पूरी राजनीति को उसके आसपास घुमाना, ये सारी चीजें ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, डर गई है। और वो इसलिए डर गई है कि आज गुजरात के लोग भारतीय जनता पार्टी से 27 साल की अहंकारी सरकार का हिसाब मांग रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आपने 27 साल में क्या काम किया, उसके बारे में बताएं। जब सामान्य गुजराती इस 27 साल की अहंकारी भाजपा सरकार से ये पूछता है कि आपने महंगाई का क्या किया, गुजरात में तो महंगाई बहुत हो गई है, तो भाजपा के पास कोई जवाब नहीं। जब सामान्य गुजराती पूछता है कि गुजरात में इतनी बेरोजगारी है, 3 लाख से ज्यादा आवेदन पत्र आते हैं 150 नौकरियों की पोस्ट के लिए, आपका क्या जवाब है? तो 27 साल की अहंकारी भाजपा सरकार के पास कोई जवाब नहीं। जब सामान्य गुजराती सरकार से पूछता है कि गुजरात में सालाना 10,000 करोड़ से ज्यादा का अवैध शराब का, इलीगल अल्कोहल लिकर का माफिया चलता है, उस पर आपका क्या जवाब है? तो 27 साल की भाजपा सरकार के पास कोई जवाब नहीं। जब पूछते हैं कि गुजरात ड्रग्स के मामले में आज भारत का एंट्री पॉइंट बन गया है, हर जगह ड्रग्स गुजरात में मौजूद है, क्या जवाब है? भाजपा के पास कोई जवाब नहीं। इन सारे मुद्दों को गौण करने के लिए, इन सारे मुद्दों को शून्य करने के लिए, इन सारे मुद्दों को अप्रासंगिक करने के लिए एक पुराना वीडियो लाकर आज उसको रेलेवेंस, प्रासंगिकता देने की कोशिश भाजपा कर रही है। मैं आज सीधे तौर पर कहना चाहता हूं कि अगर आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया ने कोई भी आपत्तिजनक शब्द कहा हो, किसी के बारे में कहा हो, सख्त से सख्त कार्रवाई करो, उनको जेल में डालो, आपका मन करता है तो। लेकिन गोपाल इटालिया जो सवाल पूछ रहे हैं, उन सवालों का जवाब दो। आज आपसे 6.5 करोड़ गुजराती जो सवाल पूछ रहे हैं, महंगाई से लेकर बेरोजगारी तक, भ्रष्टाचार से लेकर गुजरात में चल रहा है अवैध शराब के व्यापार तक, उन सवालों का जवाब दो। आज गोपाल इटालिया क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं कि सामान्य गुजराती परिवार के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, गुजरात में हर जगह बढ़िया इलाज, ऑपरेशन मुफ्त हो, मोहल्ला क्लिनिक बने, अस्पताल बने। गोपाल इटालिया कह रहे हैं कि आज गुजरात के हर घर को 300 यूनिट, 400 यूनिट बिजली मुफ्त मिले, जो बड़े बड़े मंत्रियों को मिलती है, आम गुजराती को भी मिले। तो गोपाल इटालिया तो 6.5 करोड़ गुजरातियों के हित की बात कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले आज गोपाल इटालिया के कोई पुराने कथाकथित वीडियो को मुद्दा बनाना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी और 6.5 करोड़ गुजरातियों के जो सवाल हैं उनसे भटकाने के लिए। आज बीजेपी के लोग कहते हैं कि एक पुराना वीडियो आ गया है, बस इस वीडियो के आने के बाद अब हमसे कोई सवाल मत करो, बस भाजपा को वोट दो, अब हमसे सवाल करने की जरूरत नहीं है, अब आपको भाजपा को ही वोट देना पड़ेगा। बताइए, ये कोई बात है? ये कोई लॉजिक है? और मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, हमें फोन आ रहे हैं, लोग ये बात बता रहे हैं, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या गोपाल इटालिया को आज भारतीय जनता पार्टी इसलिए अटैक कर रही है, इसलिए उन पे हमला कर रही है क्योंकि वो पाटीदार समाज से आते हैं, क्योंकि वो पटेल बिरादरी से आते हैं। आज से कुछ साल पहले एक बहुत बड़ा आंदोलन पूरे प्रदेश में, पूरे गुजरात में हुआ। पूरे पाटीदार समाज ने सड़कों पे उतरकर भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया, एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा। गुजरात के इतिहास में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। क्या आज उस आंदोलन का बदला लेने के लिए आम आदमी पार्टी के पाटीदार नेता गोपाल इटालिया पर हमलावर है बीजेपी? क्या उस आंदोलन का बदला लेना चाहती है? एक बहुत बड़ा सवाल आज गुजरात के लोगों के मन में। इसका जवाब भी हम चाहेंगे कि भाजपा दे। मैं चाहूंगा आप ये सवाल जाकर भाजपा के नेताओं से अवश्य पूछें। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा
कि आज बीजेपी अपने 27 साल के अहंकारी सरकार का एक भी काम नहीं गिनवा सकती, इसलिए मुद्दा भटकाने के लिए पुराने वीडियो लाकर उनको प्रासंगिकता देने की कोशिश कर रही है। आज अरविंद केजरीवाल जी जब गुजरात आते हैं तो अपने 7 साल के दिल्ली के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड लेकर आते हैं, बताते हैं कि मैंने दिल्ली के हर व्यक्ति को, हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी, 20,000 लीटर पानी हर महीने मुफ्त दिया, मोहल्ला क्लिनिक और बढ़िया इलाज, शानदार अस्पताल बनाए, फ्री इलाज दिया, फ्री ऑपरेशन करवाए। आज हर बच्चे को दिल्ली में बेहतरीन शिक्षा दी। गरीब सफाई कर्मचारी का बच्चा हो या बड़े जज का बच्चा हो, एक डेस्क पे बैठकर दिल्ली के सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं। आज बुजुर्गों को बड़े बड़े मंदिरों के दर्शन कराने का काम अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के बुजुर्गों के लिए कर रहे हैं। दिल्ली की महिलाओं को मुफ्त में बस की यात्रा अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दे रही है। एक बढ़िया मॉडल अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के सामने जो रखा, उसको लेकर, उसकी रिपोर्ट कार्ड को लेकर आज वो गुजरात आकर अपने 7 साल के कामकाज पे वोट मांगते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री जब पंजाब से गुजरात आते हैं तो 7 महीने की अपनी सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड लेकर आते हैं कि कैसे उन्होंने 30,000 लोगों की नौकरियां पक्की करी, कई हजार लोगों को नौकरियां दी, 300 यूनिट बिजली पंजाब में मुफ्त करी, न जाने क्या क्या काम किए। वो अपने 7 महीने के पंजाब के काम के नाम पर वोट मांगने आते हैं। आम आदमी पार्टी वाले आज गुजरात की भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं कि हम लोग अपने 7 साल के दिल्ली के काम पे, हम लोग अपने 7 महीने के पंजाब के काम पे वोट मांगते हैं, क्या आप अपने 27 साल के काम पे वोट मांग सकते हैं? क्या एक भी काम आप गिनवा सकते हैं जो भाजपा की सरकार ने 27 साल में आम गुजराती की जिंदगी को आसान बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए किया हो? आज ये सवाल गुजरात की जनता आपसे पूछना चाहती है और इस सवाल को दबाने के लिए प्रोपेगेंडा किया जाएगा, कीचड़ उछाला जाएगा, आम आदमी पार्टी पे हमले किए जाएंगे। जिस बिल्डिंग में हम सभा करते हैं उस बिल्डिंग। गुजरात के राजकोट में बैनर के बाद अब दीवारों पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का विरोध किया जा रहा है। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने एक खास जगह गुजरात की राजनीति में बना ली है, जिसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी का विरोध हो रहा है, चाहे वो बैनर लगाकर हो, चाहे पोस्टर लगाकर हो, चाहे दीवारों पर आम आदमी पार्टी का विरोध किया जाए। गुजरात के राजकोट में 2 दिन पहले पोस्टरों के बाद दीवारों पर भी आम आदमी पार्टी का विरोध देखने मिल रहा है। राजकोट के शास्त्री मैदान की दीवारों पर केजरीवाल गो बैक लिखे जाने से फिर एक बार राजकोट की राजनीति गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी द्वारा इस समूचे मामले भारतीय जनता पार्टी पर दीवार पर इस तरह के लिखाई करवाए जाने का आरोप लगाया गया है। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण की आज जन्म जयंती है। उन्हें 1970 के समय में इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। आज उनकी जन्म जयंती के मौके पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा माल्यार्पण किया गया। जयप्रकाश नारायण लोकनायक के रूप में देश भर में जाने जाते थे। उनका जन्म बिहार के छपरा जिला में हुआ था। उन्होंने गांधी जी के अहिंसा आंदोलन में महत्व का योगदान दिया था। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश सेवा और मानव सेवा में लगा दिया था। ऐसे महान पुरुष की जन्म जयंती पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा माल्यार्पण किया गया, जिसमें मेयर केयू रोकड़िया, डिप्टी मेयर नंदा जोशी, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हितेंद्र पटेल, दंडक चिराग बारोट और महानगर पालिका के अधिकारियों की उपस्थिति में जयप्रकाश नारायण को उनकी जन्म जयंती के अवसर पर याद करते हुए चकली सर्कल पर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। ગુલામીનું શિક્ષણ છોડો આ એક આહવાન પર જેમને કોલેજ છોડી દીધી, અસહકાર આંદોલનથી લઈને અંગ્રેજો ભારત છોડોના આંદોलन સુધી પોતાનું જીવન ખપાવ્યું। દેશની સ્વતંત્રતા માટે, દેશના સામાન્ય નાગરિકમાં જનજાગૃતિ પેદા થાય એના માટે જનજાગૃતિના જ્યોતિર્ધર એવા જયપ્રકાશ નારાયણજીના ચરણોમાં આજના દિવસે વંદન કરું છું। એમને પુષ્પાંજલિ અર્પણ સૌ કોર્પોરેટરો સહિત એમના આગેવાનો સહિત પુષ્પાંજલિ પણ અર્પણ કરી છે।
જેમને પોતાનું જીવન એ સામાન્ય જનચેતના જગાડવાની અંદર લગાડ્યું છે. કદાચ દેશની અંદર ચંબલના ડાકુ હોય કે નાગ લોકો હોય એમને દેશની મુખ્ય ધારામાં જોડવાનું કામ કર્યું હોય. કદાચ એવું કહી શકાય કે જે મોટી સત્તાઓ છે નાના દેશોને ગળી જતી હોય છે એની સામે જેમને અવાજ ઉઠાવ્યો હોય. અને સૌથી મોટી વાત ગુજરાતના પણ જે નવનિર્માણનું આંદોલન હતું એને બિહારના આ લડાયક નેતાએ બિહારના આંદોલન પછી જેને નેતૃત્વ પૂરું પાડ્યું, જેને સહકાર પૂરો પાડ્યો અને એ આંદોલન થકી લોકોને જતાવ્યું કે સાચી સત્તા તો લોકો પાસે છે, જેમને જતાવ્યું છે એવા જયપ્રકાશ નારાયણના આજના જન્મદિવસે તેમને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરતા તેમને બતાવેલા માર્ગ પર તેમને જે લોકો માટે કામ કર્યું છે તેને યાદ કરીને આ દિશાની અંદર કામ કરવા હું સૌને અનુરોધ. बॉलीवुड के शहंशाह और सदी के महानायक कहे जाते अमिताभ बच्चन का आज जन्मदिन है. 80वें जन्मदिन के मौके पर वडोदरा के फिल्म मेकर धीरू मिस्त्री ने अमिताभ बच्चन को न सिर्फ महानायक लेकिन महामानव करार दिया है. 11 अक्टूबर हम हिंदुस्तानियों के लिए ये तारीख बहुत ज़्यादा ख़ास है क्योंकि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का आज जन्मदिवस. हर साल अमिताभ बच्चन के फैंस, पूरा हिंदुस्तान, मैं तो यूं कहूँगी कि पूरा विश्व ये दिन, अमिताभ बच्चन को कौन प्यार नहीं करता, छोटे से लेके बड़े बुजुर्ग तक हर एक व्यक्ति उनकी हर एक अदा पे फिदा है. चाहे पुरानी पीढ़ी हो, चाहे आज की पीढ़ी हो, चाहे नई पीढ़ी हो, जो अभी अभी सिनेमा देखना जिन्होंने शुरू किया है उनके भी चहीते हैं अमिताभ बच्चन जी. आप सबकी ओर से और वीएनएम परिवार की ओर से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई. आज सुबह सवेरे से अमिताभ जी को मैं याद कर रही थी और एक मैसेज आता है. मैसेज में लिखा है, अमिताभ बच्चन महानायक के साथ साथ महामानव है. मुझे लगा कि यार क्या बेहतरीन लाइन लिखी है उनके लिए. फिर मैंने पूरी डिटेल पढ़ी उस मैसेज की तो सोचा कि क्यों ना ये पूरी बात, क्यों उनको महामानव कहा गया. मुझे ये मैसेज जिसने किया था वो है हमारे गुजरात के, हमारे देश के मशहूर डॉक्यूमेंट्री मेकर जिन्होंने 200 से अधिक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है और उनको नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है. और वे वडोदरा शहर के बाशिंदे हैं. हमारे बीच बरसों से वो रह रहे हैं. उनका नाम है धीरू मिस्त्री. उन्होंने ये मुझे मैसेज किया था और वो मेरे साथ अभी जुड़ चुके हैं. उनसे ही बात करेंगे कि क्यों उन्होंने ये लिखा. धीरू जी, बहुत स्वागत है. आपने ये जो मैसेज किया और जो लिखा, आपने जो टाइटल दिया है, क्यों ये टाइटल दिया है, क्या ख़ास बात थी इस टाइटल के पीछे? एक ख़ास बात तो ये है कि सब लोग उसे महानायक कहते हैं जी, मगर मेरी नज़र में वो महामानव भी है. उसका कारण ये है कि वो समाज से जुड़े हुए इंसान है. अच्छे एक्टर तो है ही, वो तो पूरी दुनिया जानती है. मगर वाकया ये है कि एक बार वो रात को शूटिंग करके आ रहे थे. रात को 1:30 बजे का समय था, सब लोग सो रहे थे और मेरे बहन के देवर जिसका नाम है हिम्मत मकवाना, वो प्यार से हम लोग उसको हेमू भाई बोलते हैं, तो वो शूटिंग करके आ रहे थे अमिताभ बच्चन, और 2-3 गाड़ियाँ वो जल रही थी क्योंकि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो मुकुंद स्टील एंड आयरन वर्क्स के मजदूरों को ले जाना और लाना. तो कुछ स्ट्राइक पड़ी थी तो वो बस उन्होंने वहाँ पार्क की थी तो किसी ने आग लगाई थी और अमिताभ बच्चन ने ये देखा. रात को 1:30 बजे उन्होंने गाड़ी रोकी और फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया. मेरे बहन के देवर को तो ये कुछ पता नहीं था, तो बाद में हंगामा हुआ. वो दौड़ के बाहर आए तो वो गाड़ी चल रही थी, फायर ब्रिगेड वाले आग को बुझा दी. तो उन्होंने पता किया किसने किया, तो पता चला कि वो अमिताभ बच्चन थे. तो जब वो नई बसेस खरीद के लाए तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं उन्हों से उद्घाटन कराए. तो प्रतीक्षा बंगलो, ये डगली विला जो मेरे बहन के देवर जो रहते थे, वो 10वें रोड पर था और उसके आगे 10-15 मकान छोड़ के प्रतीक्षा बंगलो था. तो वो अमिताभ बच्चन के घर गए और उन्होंने दरख्वास्त की कि भाई मैं नई बस लेके आया हूँ, आपने बहुत अच्छा काम किया, मेरी बस जलती हुई आपने रोक दी, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसका उद्घाटन करें. क्या बात है. तो अमिताभ बच्चन खुद आए
और उन्होंने गाड़ी चलाई, चाबी लिया, उन्होंने बस चले। तो ऐसे महानायक तो है पर महान मानव भी है। एक सुखद इवेंट कहते हैं वो, बहुत ही यादगार लम्हा जो है वो ये इसलिए कि मेरे डॉक्यूमेंट्री से काफ़ी काम बॉम्बे फिल्म लेबोरेटरीज में चलते थे। मेरा प्रोसेसिंग वहाँ होता था, एडिटिंग वहाँ होता था। वहाँ एक ट्रायल रूम था, अभी बंद हो गई लेबोरेटरी। तो ट्रायल रूम में रशेस दिखाते थे, फिल्म की ट्रायल दिखाते थे। एक बार अमिताभ जी देखने आए थे और मुझे भी बोला कि तुम भी बैठो, क्योंकि मुझे सब लोग जानते थे क्योंकि 8-10 डॉक्यूमेंट्रीज क्या हुआ, प्रोसेसिंग और एडिटिंग चल रहा था। तो बाद में एक बार आई वांटेड टू रिलीव माई सेल्फ, तो मैं वॉशरूम में गया, तो वहाँ 2 ब्लॉक्स थे। तो मैं आई वॉज जस्ट रिलीविंग माई सेल्फ, इतने बाजू पर देखा तो अमिताभ बच्चन खड़े थे। तो मैं हक्का बक्का सा रह गया, इतना बड़ा एक्टर मेरे करीब खड़ा है, सिर्फ 1.5 फुट की दूरी पर। तो मैं उसको देखता ही रहेगा। तो आदमी कभी कभी ऐसे कोई सेलिब्रिटी को देखता है तो अक्का बक्का रह जाता है, कुछ बात नहीं कर सकता। नहीं तो मेरा तो स्वभाव है कि मैं कभी उनसे बात करूं, मैं बात नहीं कर सकता। और तीसरा वाक्य ये है कि जब उनको सयाजी रत्न अवार्ड मिला, वडोदरा बुलाया गया था, तो मेरे लड़के ऋषिराज ने उसके ऊपर एक फिल्म बनाई थी। तो मुझे भी न्योता था देखने का, मगर जब मैंने उसको 1 फुट से देखा था उस समय बोल नहीं सका। और बाद में इस वक्त मुझे उससे बोलना था, मगर मैं 1000 फुट की दूरी पर था, कि बहुत दूर बैठा था। और अमिताभ बच्चन ने फिल्म देखी, उसकी सराही और उनको सयाजी रत्न अवार्ड मिला। ये मेरी याद है, उनके साथ जुड़ी हुई है। तो आज ये महानायक का महामानव, जिसे आपने महामानव उनको बिरुद दे दिया है, तो आज उनके जन्म दिवस पर क्या कहेंगे, क्या शुभकामनाएं देंगे? मैं चाहूँगा कि अभी तो 80 साल के हुए और 20 साल, ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा, 20 साल और जिए। और द वे इन विच ही हैज़ लेड लाइफ, वो ऐसी बीमारियों से जूझे है कि कहने कोई बात नहीं है। यानी वो तो इज़ अ परफेक्ट मैन जिसे बोलते हैं। इज़ नॉट ओनली अमिताभ बच्चन, इज़ अ परफेक्ट अमिताभ बच्चन। महामानव जो मैंने बोला है वो वाकई में मैंने अच्छा करेक्ट विरोध दिया है। चाहे कोई माने ना माने, मैं मानता हूँ। थैंक यू वेरी मच हमसे ये इतना खूबसूरत वाक़या शेयर करने के लिए। और मैं चाहूँगी कि ये जो आपने अभी बातें सुनी धीरू जी से, ये बातें आप भी लोगों तक पहुँचाएं, ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और एक ख़ास बात आखिर में, इस सदी के महानायक को देखकर आपको इंस्पिरेशन लेने की बहुत ज़्यादा हम सबको ज़रूरत है। ज़रा भी मायूसी अगर जीवन में आती है, ज़रा भी आपको तकलीफ़ होती है, जीवन में उतार चढ़ाव जब आप देखें, तो अमिताभ बच्चन की जीवनी ज़रूर पढ़ें, किसी से बात करें, उनके बारे में जानने की कोशिश करें कि ये अभी जिसे हम सदी का महानायक कहते हैं, उन्होंने भी बहुत सी तकलीफ़ें झेली हैं, बहुत जीवन के उतार चढ़ाव देखे हैं, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। बस ऐसी हस्तियाँ हमें हंसते हंसते जीने का इंस्पिरेशन देती हैं। और उनके जन्म दिवस पर बस यही दुआ है कि वो हमेशा इसी तरह हंसते और खिलखिलाते, उनकी बहुत ही खूबसूरत, जानदार, दमदार, शानदार आवाज़ में हमारे साथ हमेशा बातें करते रहें और इसी तरह स्वस्थ जीवन वो जीते रहें, यही कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू धीरू जी, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये ख़ास बात आज समर्पित है अमिताभ बच्चन को उनके जन्म दिवस पर। थैंक यू। गुजरात में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने फुल फ्लेज प्रचार शुरू कर दिया है। इसी के तहत आम आदमी पार्टी के पंजाब के विधायक सुरेंद्रनगर के लखतर आए। गुजरात में 19 अक्टूबर को सरकार द्वारा गरीब कल्याण मेला पूरा करने के बाद कभी भी विधानसभा के चुनाव का ऐलान किए जाने की संभावना जताई जा रही है। इसी बीच भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस द्वारा चुनाव प्रचार प्रसार को भी तेजी दे दी गई है। आम आदमी पार्टी के पंजाब के विधायक भी इन दिनों गुजरात के अलग अलग इलाकों में आम आदमी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पंजाब राज्य के लुधियाना के विधायक जीवन सिंह संघोवाल को सुरेंद्रनगर की लखतर की दसाड़ा बैठक की जिम्मेदारी दी गई है। फिलहाल वे लखतर के दसाड़ा समेत के लिमड़ी तालुका के गांव में दौरा कर सभी नागरिकों को आम आदमी पार्टी के हक में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में आयोजित टेबल टेनिस प्रतियोगिता में जलय मेहता और अनुष्का पांडे मैन और विमेन्स सिंगल कैटेगरी में विजेता बने।
वडोदरा में टेबल टेनिस एसोसिएशन ऑफ बड़ौदा द्वारा टेबल टेनिस के खेल को बढ़ावा देने के लिए 7 से 9 अक्टूबर तक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। एमएस यूनिवर्सिटी के TTAB MSU TT सेंटर में आयोजित इस प्रतियोगिता में गेल इंडिया लिमिटेड और GSCL का सहयोग रहा। बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 में अच्छा खेल दिखाने वाले खिलाड़ियों को इनाम देकर प्रोत्साहित भी किया गया। इस मौके पर मुख्य मेहमान के रूप में गेल इंडिया लिमिटेड के चीफ जनरल मैनेजर अरुण मोदी, HR जनरल मैनेजर नवल किशोर सुबर्णो, भूतपूर्व भारतीय क्रिकेटर किरण मोरे, MS यूनिवर्सिटी की शारीरिक शिक्षण विभाग की डायरेक्टर हरजीत कौर, TTAB के अध्यक्ष जयाबेन ठक्कर, TTAB सेक्रेटरी कल्पेश ठक्कर, TTAB ट्रेजरर जित्यांग भट्ट समेत के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। इस प्रतियोगिता में जलय मेहता और अनुष्का पांडे मेंस और विमेन्स सिंगल चैंपियन बने। વડોદરામાં સ્પોર્ટ્સ લવર્સ, સ્પોર્ટ્સ રમનારા અને સ્પોર્ટ્સ સપોર્ટર્સ ત્રણેયનો ત્રિવેણી સંગમ છે. આજે અમે જે કાંઈ કામ કરી રહ્યા છીએ ટેબલ ટેનિસના ઉત્કર્ષ માટે, રમવાવાળા બચ્ચાઓ માટે, તો એમાં મારે કહેવું જોઈએ કે આ વખતની ટુર્નામેન્ટને GSCL ગેલે સ્પોન્સર અને GSCL કરી છે. તો સપોર્ટ કરનાર મળે તો બહુ જ સારી રીતે કામ કરી શકાય છે. અને અહીંયા આ વખતની જે ટુર્નામેન્ટ છે એમાં એ ચયન પ્રક્રિયાની માટે છે. અહીંયાથી જે ચયનિત થશે એ બચ્ચાઓ આગળ રમવા માટે એમાં જશે. આગામી દિવસોમાં એટલે સ્ટેટ લેવલ પણ થતી હોય છે અને પછી આગળ ઉપર જે રમતો રમાતી હોય એ વખતે અહીંયાથી ચયનિત થયેલા લોકો હોય એટલે એમને એક પ્રકારનો એવો એક એ આપણું સર્ટિફિકેટ પણ મળી જતું હોય છે અને આગળ ઉપર એને પણ એની મદદ થતી. हाँ, आज ये बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप का टेबल टेनिस का टूर्नामेंट हो रहा है यहाँ पे. इसमें लगभग 200 पार्टिसिपेंट्स ने कम्पीट किया है और मैं ऑर्गेनाइज़र्स को बधाई देना चाहूँगा, जया बेन जी को, अल्पेश ठक्कर जी को. बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया है और ये हर साल जो है इस तरह के टूर्नामेंट्स आयोजित कर रहे हैं और जिससे खेल को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है. और गेल एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर कर रहा है. ને બરોડામાં તો સ્પોર્ટ્સ કલ્ચર પહેલાંથી છે. મહારાજા બરોડાએ જે સેટઅપ કરેલું છે પહેલાંથી, એટલે બધી સ્પોર્ટ્સ, અને આપણા પાસે ઓલિમ્પિયન પણ રહ્યા અને તમે કહો છો ક્રિકેટર્સમાં ઇન્ડિયાના કેપ્ટન પણ રહ્યા છે અહીંયા, અને એમાં તમે બીજી સ્પોર્ટ્સમાં બધી સ્પોર્ટ્સમાં પણ સેટઅપ તો બહુ જ સારું છે અને મને લાગે છે હજુ સિટીમાં જરૂર છે સ્પોર્ટ્સની. અને ટેબલ ટેનિસ ડેફિનેટલી અહીંયા જે સેટઅપ કર્યું છે આ બરોડા ઓપન ડિસ્ટ્રિક્ટ ટુર્નામેન્ટ છે નહીં સારું છે. અને મને એવું લાગે છે હજુ પણ ફેસિલિટીઝ વધારવી જોઈએ અને વધારે ટુર્નામેન્ટ થવી જોઈએ. જેટલી તમે ટુર્નામેન્ટ રમશો, તમે આગળ જતાં તમે ઇન્ટરનેશનલ રમશો કે તમે સ્ટેટ લેવલ રમશો, તમને એનો ફાયદો થાય. ત્યાં તમને બહુ શીખવા મળે, તમે આગળ જઈને ઇન્ટરનેશનલ ટુર્નામેન્ટ રિપ્રેઝેન્ટ કરી શકો અને ઇન્ડિયાનું નામ પણ રોશન કરી શકો છો. बड़ोदरा के दांडिया बाजार में प्रियांक कहार और श्री नवदुर्गा युवक मंडल द्वारा शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में रास गरबा का आयोजन किया गया। कोरोना के 2 साल बाद नवरात्रि महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया और नवरात्रि के बाद आने वाली शरद पूर्णिमा पर जगह जगह गुजरात के बड़ोदरा शहर में रास गरबा का आयोजन किया गया। बड़ोदरा के दांडिया बाजार में रामवे प्लाजा में प्रियांक कहार और नवदुर्गा युवक मंडल द्वारा शरद पूर्णिमा पर रास गरबा महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में गरबा खिलैयाओं ने गरबा खेलने का आनंद लिया। लाइव म्यूजिक पर प्रसिद्ध कलाकारों के सुरताल पर गरबा प्रेमियों ने गरबा के ताल पर झूमने का आनंद लिया। छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के लोगों ने यहां गरबा खेलते हुए शरद पूर्णिमा का उत्सव मनाया। शरद पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित गरबा प्रतियोगिता में भी बढ़ चढ़कर सभी ने हिस्सा लिया और प्रतिभागियों को इनाम देकर सम्मानित भी किया गया। युवक मंडल
દ્વારા જે શરદ પૂનમના ગરબાનું અમે આયોજન રાખેલ છે, જે દાંડિયા બજાર ખાતે રાખવામાં આવ્યું છે, જે ગયા વર્ષે બી અમે ખૂબ સારી રીતે આ ગરબાનું આયોજન કર્યું હતું ને આ વર્ષે બી અમે એ જ ગરબાનું આયોજન બહુ જ સારી રીતે કરી રહ્યા છે ને એમાં પબ્લિકનો સારો એવો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. ગયા વર્ષે બી અમે જે ગરબા કર્યા એમાં પબ્લિકનો પ્રતિસાદ બહુ સારો હતો ને આ વખતે બી આ પબ્લિકનો પ્રતિસાદ બહુ જ સારો મળી રહ્યો છે. તો આગળ આ गरबाનું आयोजन हमें આવી જ રીતે करता रहीશું. वीएनएम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही. वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही टेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी पर भी वीएनएम टीवी की खबरों को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है. देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ. नमस्कार.